अब चलिए जान लेते हैं प्रतिबल कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद फिर उनको डिटेल से समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो प्रतिबल है 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अनुदैर्ध्य प्रतिबल, नंबर 2 स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल और नंबर 3 होता है हमारा जलीय प्रतिबल। इसमें जल नहीं, ये हाइड्रोलिक जो है हमारा प्रतिबल है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, त्वरण प्रतिबल और या संपीड़न प्रतिबल। तो अनुदैर्ध्य का मतलब होता है लंबाई के अनुदिश ऐसे। तो अगर हमने मान लेते इतनी पहले हमारी छड़ की लंबाई थी, ये थी इतनी छड़ की लंबाई यहाँ तक, हमने बल लगाकर इसको खींच दिया, यानी कि इसकी लंबाई पहले कैपिटल एल थी, स्मॉल एल बढ़ गई है, यानी कि L/2 इधर बढ़ी है और L/2 इधर बढ़ी है। टोटल लंबाई में वृद्धि स्मॉल एल की हो गई है। तो यहाँ पर जो हमने बल लगाया है, जो प्रतिबल यहाँ पर लगेगा, यानी कि ये बल प्रत्यानयन बल ये और डिवाइडेड बाई इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा त्वरण प्रतिबल। वहीं पर अगर इसको संपीड़ित कर दें, संपीड़ित का मतलब होता है इसको कंप्रेस कर दें, तो जो प्रतिबल यहाँ पर उत्पन्न होगा, यानी कि F, ये वाला F और इसका एरिया ये, वो हमारा क्या कहलाएगा, संपीड़न प्रतिबल कहलाएगा। ऐसे ही जब हम बल जो है स्पर्श रेखा के अनुदिश लगाएं, जैसे कोई किताब हो, जैसे हमारे पास कोई किताब हो इस तरीके से और हम इस पे बल लगाएं ऐसे, तो ये इस तरीके से देखेंगे, ये ऐसे फैल जाएगी, ये हम देखेंगे ऐसे, इस तरीके से बल लगा दिया तो ये इस तरीके से फैल गई। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन देखो ये इस ऐसे हो गया। तो ये यहाँ पर हमने जो लगाया है, ऐसे बल लगाया है, तो ऊपर वाली लेयर नीचे तो फिक्स है, ऊपर वाली सरक गई थोड़ी सी, तो ये जो कोण बन गया है थीटा, ये तो ये x/l बनेगा, आगे देखेंगे। यही हमारा क्या कहलाता है, स्पर्शी, क्योंकि स्पर्श रेखा के अनुदिश बल लगाया गया है, तो इसको स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। अब यह है जलीय प्रतिबल, यानी कि हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो जब किसी वस्तु को किसी लिक्विड के अंदर डाल देंगे तो वो लिक्विड क्या करेगा, उसको चारों तरफ से कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, इसकी आकृति नहीं बदलेगी, इसकी आकृति नहीं बदलती है, इसमें आकृति नहीं बदली है, आकृति नहीं बदली है, आकार जो है, आकार बदल गया है, आकार जो है बदल जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, ऊपर से भी लग रहा है, यहाँ से चारों तरफ से बल लग रहा है, तो उसने उसका आकृति को चेंज करे बगैर ही उसका आयतन कम कर दिया है। जब आयतन कम कर दिया है तो इसी के कारण इसके अंदर से भी एक रेजिस्टेंस उत्पन्न हो जाएगा, एक प्रतिबल जो है इसके अंदर से एक रिस्टोरिंग फोर्स उत्पन्न हो जाएगा, जो इस गोले को पुनः अपने प्रारंभिक आकार में ले जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो अंदर से प्रतिबल उत्पन्न प्रत्यानयन बल उत्पन्न हुआ है ये, और इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, जलीय प्रतिबल कहलाएगा। अब देखिए हर एक में हमको कुछ ना कुछ जो है चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पर क्या चेंज हो गया है, यहाँ पर हो गया है लंबाई में परिवर्तन आ गया है, यहाँ पर किस में परिवर्तन हो गया है, ऊपर वाली सरफेस के कोण में परिवर्तन आ गया, यहाँ पर कोण चेंज हो गया है, इस वाली लेयर का कोण चेंज हो गया है, सरक गई है थोड़ी सी, और यहाँ पर क्या इसका आयतन जो है वो चेंज हो गया है। तो इन्हीं के आधार पर 3 तरीके की फिर विकृतियाँ भी हमने इसी के साथ डिफाइन कर रखी हैं। तो इन दोनों केस में जब लंबाई घटे या बढ़े कुछ भी हो, तो उसमें लंबाई में जो परिवर्तन है बटे प्रारंभिक लंबाई, इसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। अभी हम इसको आगे भी पढ़ते हैं। और इसमें क्या होगा, इसमें जो हो जाएगा हमारा ये थीटा और थीटा जो हो जाएगा, यही हमारी विकृति इसकी, इसको हम x/l कह सकते हैं। इसको हम चाहे तो tan थीटा कर सकते हैं, tan थीटा हो जाएगा लंब और बटे आधार। अब क्योंकि थीटा बहुत छोटा होता है इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, थीटा के बराबर रख देते हैं। ठीक, तो ये होगी हमारी कौन सी, स्पर्शी या अपरूपण विकृति। स्पर्शी विकृति भी कर सकते हैं इसको, विकृति या अपरूपण विकृति जो भी करना चाहें। और इसको एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन, इसको भी एप्सिलॉन। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आयतन में जो विकृति है, तो आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, क्योंकि आयतन जो है घटा है तो माइनस लगा लेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से माइनस यहाँ पर बाद में लगा लेंगे। तो आयतन में परिवर्तन और बटे प्रारंभिक आयतन को हम कहते हैं आयतन विकृति। तो यहाँ पर हो जाएगा ये आयतन विकृति। तो कुल मिला के ये टॉपिक में इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या है।
तो चलिए अब जान लेते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है। तो देखिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल जो है दो प्रकार का होता है। पहला है हमारा त्वरण प्रतिबल और दूसरा है हमारा संपीड़न प्रतिबल। तो त्वरण प्रतिबल कब होता है? जब किसी चीज़ को खींचते हैं तो उसके अंदर जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं त्वरण प्रतिबल। और जब किसी चीज़ को हम ऐसे कंप्रेस कर देते हैं तो जो प्रतिबल उत्पन्न होता है उसके अंदर उसको हम कहते हैं संपीड़न प्रतिबल। ठीक, तो इसी परिभाषा देख लेते हैं एक बार। तो एक बेलन को उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद की लंबवत दिशा में दो समान बल लगाकर तनित करने पर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल त्वरण प्रतिबल कहलाता है। तो जैसे ये L लंबाई की पहले ये छड़ थी, इस पे दो बराबर बल लगा करके बाहर की ओर खींच दिया गया है, तो इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई है, डेल्टा L की वृद्धि हो गई है। तो इसका जो प्रतिबल बनेगा S बराबर या सिग्मा बराबर हो जाएगा प्रत्यानयन बल F और डिवाइडेड बाई उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ऐसे ही जब संपीड़न प्रतिबल की बात करेंगे तो हमने अब उसी बेलन को कंप्रेस कर दिया है समान बलों से, तो इसकी लंबाई पहले L थी, अब L माइनस डेल्टा L बची है। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल अभी भी A है। तो इसी परिभाषा क्या बनेगी? यदि प्रत्यारोपित बलों से बेलन संपीड़ित हो जाए, क्या हो जाए? संपीड़ित हो जाए, तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल संपीड़न प्रतिबल कहलाता है। संपीड़न प्रतिबल कहलाता है। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा F बाई A। तो दोनों ही केसेस में फॉर्मूला हमारा सेम बनने वाला है। अब क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल के लिए ही अनुदैर्ध्य विकृति भी परिभाषित होती है। तो यहाँ पर लंबाई में परिवर्तन हुआ है तो विकृति क्या होगी? लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी कि डेल्टा L बटे L, यही हमारा क्या हो जाएगा? अनुदैर्ध्य विकृति। और इस सिंबल को हम कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से ही हम इसको अनुदैर्ध्य विकृति को प्रदर्शित करते हैं। तो ये होगी हमारी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो अब ये हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला प्रतिबल। अच्छा, हमने प्रतिबल का तो मात्रक निकाल लिया था पिछले में जब प्रतिबल पढ़ा था, लेकिन इस विकृति की विमा क्या होगी? तो इसका अगर हम मात्रक देखें, इसका मात्रक अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर बटे मीटर। सेम यूनिट है, मीटर से मीटर हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? विमाहीन, यानी कि मात्रकहीन राशि है। ये क्या है? ये मात्रकहीन राशि है। ये केवल एक शुद्ध संख्या है, यानी कि नंबर है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसकी कोई विमा भी नहीं होगी। अब देखिए, देखते हैं दूसरा प्रतिबल जो है हमारा स्पर्शी प्रतिबल। इंग्लिश में इसको कहते हैं शियर स्ट्रेस। तो क्या होता है शियर स्ट्रेस में? जैसे ये हमारा कोई पिंड है, ठीक, इसके टेंजेंशियली फोर्स लगाना, इसीलिए इसको स्पर्शी प्रतिबल करते हैं। स्पर्श रेखा जैसे होता है, जैसे कोई वृत्त है, जैसे हमारा यहाँ पर एक वृत्त है, तो इसकी स्पर्श रेखा कैसी होगी? ये होगी इसकी स्पर्श रेखा। तो फोर्स भी इसी तरीके से लगाया गया सरफेस के अलोंग। तो क्या होगा कि ऊपर की ये सारी सतह होंगी, ऐसा मान लीजिए छोटे छोटे स्टैक से मिलकर के बना है, मतलब ये इस तरीके से छोटे छोटे इस तरीके से माचिस के डिब्बी लगा रखी हैं। जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो सब सरक जाएंगे, या कागज़ के ढेर सारे पन्ने रखे हैं, फोर्स लगाएंगे तो सब सरक जाएंगे। तो ऐसे ही ये सारे तल सरक गए हैं। तो यहाँ पर हमको एक ये थीटा कोण से सरक गए हैं सब के सब। तो इसी के आधार पर फिर हमने क्या किया है, इसको परिभाषित किया है। तो क्या है देखिए, यदि दो बराबर और विरोधी विरूपक बल बेलन के अनुप्रस्थ परिच्छेद के समांतर लगाए जाएं, तो देखो एक बल इधर लग रहा है, एक बल ये वाली सतह फिक्स है, तो एक बल इधर की ओर लग रहा होगा ऐसे, क्योंकि फिक्स है तो विरोधी बल यहाँ उत्पन्न हुआ होगा, तो ये इस तरीके से जा रहे हैं ऐसे, ठीक। तो सम्मुख फलकों के बीच विस्थापन उत्पन्न हो जाता। तो सम्मुख फलक, एक फलक ये, एक फलक ये, तो इनके बीच में क्या होगा? विस्थापन उत्पन्न हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जब विस्थापन उत्पन्न हो जाए तो लगाए गए स्पर्शी बल के कारण एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल, देखो फोर्स इधर की ओर लग रहा है तो इस पर अंदर की ओर एक क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा और दिशा विपरीत होगी। तो लगाए गए स्पर्शी बल के कारण एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल को, एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं? अपरूपक प्रतिबल या स्पर्शी प्रतिबल कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा?
इसका फॉर्मूला बन जाएगा, स्पर्शी प्रतिबल जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सिग्मा बराबर हो जाएगा, सिग्मा बराबर हो जाएगा हमारा F/A, ये भी F/A रहेगा। अब इसके बाद अब हमको डिफाइन करनी है विकृति। तो इसकी विकृति क्या होगी, स्पर्शी प्रतिबल है तो स्पर्शी विकृति या अपरूपण विकृति, इसको हम कहेंगे अपरूपण विकृति, अपरूपण विकृति। तो शियर स्ट्रेन, तो शियर स्ट्रेन में कैसे परिभाषित करेंगे, तो शियर स्ट्रेन में हमको परिभाषित करना है, ये जो थीटा हमने निकाला ये, तो ये परिवर्तन यानी कि जो जितना वो खिसका है और बटे एल, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं अपरूपण विकृति। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लिखेंगे x/L, परतों के बीच जो विस्थापन हो गया है वो फलकों के बीच जितना विस्थापन हुआ है बटे एल, यानी कि जो क्षैतिज विस्थापन है वो बटे एल। अब थीटा क्या होता है, जो थीटा होता है वो बहुत छोटा होता है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, बहुत छोटी होती है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि x जो है बहुत छोटा होता है l से, इसलिए यहाँ पर हम tan थीटा को क्या ले सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं केवल थीटा लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा x/L। कंडीशन कौन सी है कि जो x है हमारा l से बहुत छोटा है। तो ये हो गई हमारी अपरूपण विकृति। तो अपरूपण विकृति को हम कैसे ले सकते हैं, सीधे थीटा से। तो जब भी थीटा आपको दे दिया जाएगा तो वो क्या है, उसकी शियर स्ट्रेन है। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलिए हम लास्ट जो प्रतिबल है तीसरा वाला हम देख लेते हैं, जलीय प्रतिबल। इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या है, जैसे ये गोला था पहले इतने बड़े साइज का था, इसका आयतन था V। अब हमने इसको एक अधिक दाब वाले द्रव में, जैसे पानी की बहुत नीचे 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर नीचे ले गए हैं, 5 किलोमीटर नीचे ले गए हैं ऐसे, तो क्या होगा, इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा चारों तरफ से। तो चारों तरफ से जब प्रेशर लगेगा तो ये संकुचित हो जाएगा और इसका आयतन घट जाएगा। तो मान लेते हैं प्रारंभिक आयतन V था और आयतन में कमी कितनी है, डेल्टा V, आयतन में कमी कितनी है, डेल्टा V। तो क्या होगा, इसकी वजह से अब इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर बाहर से जो बल लग रहा था वही हमारा दाब है। तो यानी कि इस पर जो बल लग रहा है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वो हमारा दाब है। इस दाब को काउंटर करने के लिए अपने अंदर से एक प्रतिबल उत्पन्न करेगा इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो वो भी किसके बराबर होगा, हमारे बाहरी दाब के बराबर होगा। इसका मतलब इसके अंदर से जो प्रत्यानयन बल उत्पन्न हुआ है जो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगेगा वो बाहरी दाब के बराबर होगा। तो इसी से हम परिभाषा बना लेंगे। तो जब किसी अधिक दाब वाले द्रव में कोई गोला रखते हैं तो इसकी आकृति में परिवर्तन हुए बिना, इसकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, गोला अभी भी गोला जैसा ही दिखेगा। इसका आकार कम हो जाता है, बस इसका आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इससे इसका आयतन कम हो जाता है, यानी कि हमने कितना आयतन कम हो गया, डेल्टा V कम हो गया है, अर्थात ये संपीड़ित हो जाता है, जिसका कारण इस पर चारों ओर से लगने वाला दाब है। तो ये क्यों संपीड़ित हुआ है, क्योंकि इस पर चारों ओर से दाब लग रहा था। तो अब परिभाषा बना लेते हैं। इस दाब के कारण गोले के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर एक बल उत्पन्न हो जाता है जिसे जलीय प्रतिबल कहते हैं। तो जलीय प्रतिबल किसके बराबर है, ये सिग्मा किसके बराबर है, हमारा दाब के बराबर है, प्रेशर के बराबर है। तो हमको याद रखना है किसके बराबर है, दाब के बराबर। और दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल। तो ये पास्कल, इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। अब अगला है हमारा इसके संगत जो विकृति होती है वो क्या होती है, हमारी आयतन विकृति। आयतन विकृति हमने क्या पढ़ा है, आयतन विकृति जो हो जाएगी हमारी, यहाँ भी स्ट्रेन लिख लेंगे, ये बराबर हो जाएगा डेल्टा V बटे V। आयतन में परिवर्तन और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आयतन विकृति कहते हैं। ये हमारा क्या है, आयतन में परिवर्तन है, आयतन में परिवर्तन और बटे ये हमारा क्या है, प्रारंभिक आयतन है। ये हमारा है प्रारंभिक आयतन। तो इस तरीके से इसका भी मात्रा क्या होगा, इसका मात्रा कुछ नहीं होगा,
मीटर क्यूब प्रति मीटर क्यूब, देखो इसका मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब। आयतन है, नीचे भी आयतन है, मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो कोई भी विकृति होगी, चाहे तीनों में से, चाहे हमारा अनुदैर्ध्य विकृति हो, चाहे स्पर्शी विकृति हो, अपरूपण विकृति हो, और चाहे हमारी आयतन विकृति हो, उन तीनों का कुछ मात्रक नहीं होता है। ये मात्रक विहीन राशियाँ